जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा, केंद्रीय कर्मचारी हैं, यदि आप पेंशनर हैं और आपको बहुत ज्यादा इंतजार है कि आखिर डीए की घोषणा कब होगी। दूसरा पॉइंट है, क्या डीए 50% मर्ज होगा। तीसरा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है तैयारी। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए की घोषणा को लेकर। जैसा कि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 के लिए अनुमानित महंगाई भत्ता दर 58 से बढ़कर 60% यानी 60% हो गई है, यानी 2% की बढ़ोतरी। यानी डीए फार्मूला 12 महीने के औसत AICPI IW 145.54 का उपयोग करते हुए अनुमानित डीए आपका 60.33% बनता है। चूंकि सरकार इस आंकड़े को राउंड ऑफ करती है, इसलिए संभावित डीए दर 60% हो सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके डीए में 2% बढ़ोतरी। आखिर इसकी घोषणा बिल्कुल समय है घोषणा का, सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है और 3 महीने एरियर के साथ मार्च की पे और पेंशन में आपका भुगतान करेगी, यह बात पक्की है। अब मैं बात करूंगा FNPO 50% से अधिक महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन में क्यों मिलाना चाहती है, और यह बड़ी मांग है और ऐसा पहले भी हो चुका है कि 50% अब डीए को मर्ज कर दिया जाए और 10% के हिसाब से आगे भुगतान रहे, यानी जो वर्तमान में 60% हो जाएगा। और उन्होंने कहा 1 जनवरी 2026 से ही क्यों न इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने FNPO ने सुझाव दिए हैं। और क्या है फायदा, क्या है नुकसान, जानना है जरूरी दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा फायदा यह है कि हमारी ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हर महीने मिलने वाली सैलरी यानी 50% का हिस्सा है जो आपकी बेसिक पे में बढ़ता है, बेसिक पेंशन में बढ़ता है, तो ग्रॉस सैलरी ग्रॉस पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यदि एक कोई भी कर्मचारी इस वक्त रिटायर्ड होता है तो उसकी जो बेसिक पे है उसके ऊपर मिलने वाली ग्रेच्युटी, मिलने वाला कम्यूटेशन, लीव इन कैश और दूसरी चीजें हैं जो बेनिफिट हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, ये बात सत्य है। और फिर जब वो पेंशन आता है तो उसकी उसी हिसाब से पेंशन, मंथली पेंशन भी बढ़ेगी। और यदि वो सर्विंग में है तो उसके बेसिक के ऊपर मिलने वाले अलाउंसेस यानी जो परसेंटेज बेस है कि आपकी बेसिक का इतना परसेंट आपको मिलेगा तो बेसिक बढ़ेगी, तो दूसरे अलाउंसेस हैं जो डिपेंड करते हैं बेसिक के ऊपर, उनमें सीधा सीधा फायदा होगा। अब ये मांग है, ये जायज मांग है। और क्योंकि सरकार अब लंबा समय, सरकार के पास लगभग 2 साल और लग सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2028 से पहले सरकार इसकी घोषणा कतई नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। अब सामने आपके बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैलरी पेंशन से लेकर डीए तक 8वें वेतन आयोग में क्या है लेटेस्ट अपडेट। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करूंगा। उन्होंने सरकार के सामने 12 मांगे रखी। ट्रेड यूनियन ने न सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात की, बल्कि पेंशन और काम करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। यहां हम आपको एक एक करके 8वें वेतन आयोग को लेकर AITUC के सभी 12 मांगों की डिटेल अपडेट करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि JSM स्टाफ साइड की फिर मीटिंग हुई है। उन्होंने जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है और अपने सभी सहयोगियों के लिए उन्होंने एक सर्कुलेट किया है, एक इंफॉर्मेशन के सब अपने अपने सुझाव दें। और अप्रैल फर्स्ट वीक में हम जो मीटिंग करेंगे और फाइनल हम उसकी अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे जो सरकार की वेबसाइट पे अपलोड करना है 30 अप्रैल तक, और उसके बाद सरकार से बात करना है, यानी वेतन आयोग से बात करना है। तो ये उनकी तैयारी है और सब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब इसी बीच मैं उन 12 सुझावों की बात करूंगा जो हमारे भविष्य को लेकर के तय करेंगे कि आखिर हमें किस प्रकार फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है फिटमेंट फैक्टर की। दूसरी, सैलरी कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। तीसरा, सालाना इंक्रीमेंट में 3% से बढ़कर 6% करने की मांग। NPS और UPS खत्म करके OPS बहाली करने की मांग। कैरियर में कम से कम 5 प्रमोशन। पेंशन कम्यूटेशन बहाली का समय घटाने की मांग। लीव इनकेसमेंट लिमिट बढ़ाने की मांग। रिस्क अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की मांग। रेलवे और CAPF और डिफेंस कर्मचारियों के लिए ज़्यादा मुआवजा। कॉन्ट्रैक्ट जॉब आउटसोर्सिंग खत्म करने की मांग, बोनस लिमिट खत्म करने की मांग
और सैलरी स्ट्रक्चर में बराबरी और सैलरी रेशियो तय करने की मांग की गई। यानी ये 12 मांगें आपके पूरे फ्यूचर को यानी सिक्योर करती हैं। अब एक एक करके देखते हैं। उन्होंने रखा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग। AITUC ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। यूनियंस का कहना है कि 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरी बात, उन्होंने सैलरी कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट बढ़ाने के प्रस्ताव की बात की है। यानी सैलरी तय करते समय फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की है कि 7वें वेतन आयोग में पति पत्नी और 2 बच्चों का फार्मूला बनाया गया था। अब उन्होंने इसे बढ़ाकर जो 3 का वेटेज था 5 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें माता पिता को भी शामिल करने की बात की है। सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के सभी 18 जो पे लेवल हैं वो 3% इंक्रीमेंट मिलता है उन्हें। अब वो हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है उसको डबल करने की मांग की गई है और शायद आप इस बात से सहमत होंगे। NPS UPS को खत्म करें और सभी को OPS के अंदर शामिल करें और ये उनका रखा गया है। और साथ ही कैरियर में कम से कम 5 प्रमोशन। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यदि कोई स्टार्टिंग से रिटायरमेंट तक कम से कम 5 प्रमोशंस का प्रावधान होना चाहिए। कहीं फिजिकल प्रमोशन मिलते हैं या उन प्रमोशन का आर्थिक लाभ की बात कहिए। पेंशन कम्यूटेशन बहाली का समय घटाने की मांग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनियन ने पेंशन कम्यूटेशन बहाली की अवधि को कम करने का प्रस्ताव दिया है। अपनी पेंशन कम्यूटेशन की राशि 15 साल बाद बहाल होती है, इसे घटाकर कम से कम 11 या कम 12 कर दे तो सरकार को भी नुकसान नहीं है, सरकार को पूरा इंटरेस्ट मिलेगा और कर्मचारियों को भी कम्यूटेशन लेने का जो उसका इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा। लीव इनकेसमेंट की बात कहिए, यानी यूनियन ने रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव इनकेस लिमिट को बढ़ाने की बात की है। अधिकतम चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी में हैं, 300 दिन है। यानी उन्होंने कहा है इसको कम से कम 450 दिन होना चाहिए। 450 दिन का सुझाव दिया है। ये आर्मी की तरफ से भी आया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से आया, हर जगह से आ रहा है कि 450 दिन होना चाहिए। रिस्क अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं, AITUC ने कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की है, जिन्होंने रिस्क है, हार्डशिप अलाउंस है और मेडिकल, यानी उन्होंने कहा है महिलाओं के लिए भी यानी एक मेंस्ट्रुअल लीव या दूसरी पैटर्निटी लीव देने की मांग की है। यानी CAPF और डिफेंस कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुआवजा। यूनियन ने रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुआवजा देने की बात कही है। यूनियन का प्रस्ताव है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर 2 करोड़ रुपए, बड़े हादसे पर 1.5 करोड़ रुपए, छोटे हादसों पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। AITUC ने अग्निवीर योजना का विरोध किया है। यूनियन ने मांग की है कि सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती की व्यवस्था जारी की जाए। मौजूदा अग्निवीरों की जो समय सीमा है आप समझ सकते हो, 4 साल रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब आउटसोर्सिंग खत्म करने की मांग, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहां पर उन्होंने आपने आउटसोर्सिंग किया है, यानी खाली पद को भरा जाए। बोनस लिमिट, उन्होंने कहा जो 7,000 रुपए बोनस मिल रहा है बहुत दिनों से, उसकी लिमिट खत्म की जाए। यानी यूनियन ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को बढ़ाने की बात की है और उन्होंने कहा है इसकी लगभग 18,000 रुपए होनी चाहिए, उसका सुझाव दिया है। सैलरी स्ट्रक्चर में बराबरी और सैलरी रेशियो तय करने की मांग। सबसे बड़ी बात कहा है कि यानी सैलरी रेशियो का बहुत ज्यादा चल रहा है। यानी कम से कम एक बंदा 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है या 18 घंटे काम कर रहा है, 18,000 रुपए सैलरी है और वहीं एक अधिकारी काम कर रहा है उसकी 2.5 लाख सैलरी है। यानी जो अंतर है उसको कम किया जाए, उसका रेशियो कम किया जाए। तो दोस्तों ये थे सुझाव। अब वेतन आयोग के सामने अप्रैल में फाइनल मीटिंग होगी, फाइनल मेमोरेंडम बनेगा और उसके बाद आखिर क्या होगा, वेतन आयोग किस प्रकार उस मेमोरेंडम को एनालिसिस करेगा, यह भविष्य की बात है। धन्यवाद दोस्तों।